तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बहुत दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं कुछ समय के लिए मुंबई का पुलिस कमिश्नर बन गया और कैसे मैंने वायरलेस से सिटी के कंट्रोल रूम को हुक्म भी दे डाले। शायद आपको हैरानी होगी कि मेरे जैसा पत्रकार मुंबई का पुलिस कमिश्नर कैसे बन सकता है, लेकिन ये हुआ। हर पत्रकार की ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं, अगर वो उन पलों का ईमानदारी से, किसी पर्पस से, मकसद से एक जिम्मेदारी निभाने का काम करे, तो शायद बहुत सारे पत्रकार ऐसा काम कर सकते हैं जो उन्होंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं हो। फर्क सिर्फ ये होता है कि एक मौका संभालने की बात होती है, समय पर दिलो दिमाग का इस्तेमाल करने की बात होती है। अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने खड़ी है, एक मौका जो आपको मिलता है, उसका सही फायदा कैसे उठाया जाना चाहिए। मौके का फायदा उठाना और होता है, लेकिन सही इस्तेमाल करना उस मौके का, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और मैं लकी हूँ कि जब कभी भी मुझे इस किस्म के मौके मिले तो मैंने क्रिकेट की भाषा से उनको दोनों हाथों से पकड़ लिया, मौका हाथ से जाने नहीं दिया। ये कुदरती होता था, मैं कोई सोच समझ के ऐसी बातें नहीं करता था। एक्टिंग ऑन एन इम्पल्स, एकदम जो मुझे सूझता था कि मुझे करना चाहिए, मैं कर लेता था, एक रिस्क ले लेता था। ये नहीं सोचता था कि इसका आगे जाके खमियाजा क्या भुगतने पड़ेगा, क्योंकि मेरी मंशा कभी गलत नहीं होती थी। ये मेरा एक दावा रहा है हमेशा। ये किस्सा सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। बात है 1989 की। सलमान रश्दी का नाम आपने सुना होगा। हिंदुस्तान के, दुनिया के बहुत बड़े अंग्रेजी के लिटरेरी राइटर रहे हैं। एक उन्होंने किताब लिखी 89 में जिसका नाम था सैटानिक वर्सेस। वो कुछ मैंने पढ़ी नहीं। मैं इस किस्म की कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें होती हैं, जिनका मेरे ज़िंदगी से या मेरी चाल चलन से कुछ लेना देना नहीं होता है, तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, अपना समय बर्बाद नहीं करता हूँ। वही दिमाग के जो खाने हैं वो अच्छी बातों के लिए खाली रखो, जो कभी आपके आने वाली ज़िंदगी में काम आए। खैर, वो किताब जब छपी तो मुस्लिम वर्ल्ड में एक तहलका मच गया। आयतुल्ला खुमैनी, आयतुल्ला खुमैनी, वो ईरान के सुपर बॉस थे। उनका पूरा दुनिया, एक हिसाब से दुनिया भर के मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा थे, सबसे बड़े लीडर थे। और जो इस्लामिक रेवोल्यूशन, जिसको हम कहने हैं, शाह ऑफ ईरान को गद्दी से उतारने का काम जिस शख्स ने किया था, उनका नाम था आयतुल्ला खुमैनी। तो उन्होंने 14 फरवरी 1989 को एक फतवा जारी कर दिया अगेंस्ट सलमान रश्दी। अब सलमान रश्दी जो हैं बेसिकली हिंदुस्तानी थे, शिमला में पढ़े थे, शिमला के रहने वाले थे, वहाँ उनका घर आज तक भी है। तो लेकिन बाद में वो इंग्लैंड शिफ्ट कर गए, इंग्लैंड में रहने लग गए। बहुत सारे नॉवेल्स लिखे उन्हें, तो बहुत दुनिया भर में हयाती पाई। लेकिन इस किताब ने, वो खुद मुस्लिम थे, लेकिन शायद उनका कहना है कि वो कट्टर मुस्लिम नहीं थे। तो सैटानिक वर्सेस जो किताब लिखी, उसने एक बहुत बड़ी रंजिश पैदा कर दी उनके खिलाफ मुसलमानों के दिल में, मन में।
तो आयतुल्लाह खोमैनी ने फतवा जारी कर दिया सलमान रश्दी के। अब देखिए कहाँ ईरान, कहाँ दुनिया, कहाँ सलमान रश्दी, लेकिन उसका खमियाजा मुंबई के लोगों को भुगतना पड़ा। 24 फरवरी को ये फतवा इशू होने के 10 दिन बाद मुंबई की बहुत सारी इस्लामिक जथेबंदियों ने इकट्ठे होके एक एंटी सलमान रश्दी या एंटी द सतानिक वर्सेस उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन है जहाँ पे दाऊद इब्राहिम का घर है, वो पूरा दाऊद का पुराना एरिया, वो नागपाड़ा एरिया में ही एक मैदान है जिसका नाम है मस्तान तलाव। तो वहाँ से बहुत बड़ा हजूम, जुलूस, प्रोसेशन निकलता है शहर की तरफ। वहाँ से निकल के वो भिंडी बाजार से होते हुए मोहम्मद अली रोड से वो मोर्चा निकालने वाले थे। और जैसे वो मोर्चा निकलता है तो हज़ारों का हजूम, पूरी मुंबई पुलिस टेंशन में, पूरे शहर में खौफ का माहौल के पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को कंट्रोल करना हो, तो बहुत मुश्किल काम होता है। बाकी इमोशनल फीलिंग्स आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन धर्म से जुड़ी हुई फीलिंग किसी की हर्ट होती हैं तो उनको कंट्रोल करना, समझाना, बुझाना बहुत मुश्किल होता है। कोशिश तो बहुत की थी। और मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे तभी वसंत के सराफ, VK सराफ, मेरे बहुत बढ़िया मित्र थे। और उस समय सुरेंद्र मोहन श्रृंगारी एडिशनल कमिश्नर थे। साथ में DCP थे KP रघुवंशी, जो बाद में ATS के एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ भी रहे, एडिशनल DG महाराष्ट्र के बने, रिटायर हो गए, तभी वो DCP थे। तो ये सब लोगों का बंदोबस्त लगा हुआ, पूरा मीडिया पहुंचा हुआ। तभी ये TV वाली ये जो ड्रामा मंडली होती है आजकल की तरह, वो कैमरे लेके आपको कैसा लगा, आपको क्या कहना है, ये ड्रामेबाजी नहीं थी। प्रिंट मीडिया के लोग होते थे, कहीं भी कुछ हो जाता तो हम सब लोग जो क्राइम कवर करते थे वो कुछ 30-32 लोग हुआ करते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, PTI, UNI, द डेली एक्सप्रेस, द फ्री प्रेस जर्नल और बाकी मराठी अखबार, नवाकाल, महाराष्ट्र टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स तो था ही नहीं वहाँ तभी मुंबई में, तो जनसत्ता, लोक सत्ता, इस किस्म के जो अखबार थे। 30-32 लोग हम होते थे। मुझे 30-32 इसलिए याद रहता है कि मुंबई में उस समय 33-34 पुलिस स्टेशन थे। 32-33, बाद में 35 हो गए, आज तो 100 के ऊपर है शायद। तो जितने के पुलिस स्टेशन थे उतनी हमारी पत्रकारों की नौकरी होती थी, गिनती होती थी। तो हम सब लोग पहुंच जाते थे, एक दूसरों को जानते थे। इतने हमारे साथ तकरीबन फोटोग्राफर्स होते थे, हर अखबार का, हर एजेंसी का एक फोटोग्राफर होता था। और बाहर के अखबारों के नुमाइंदे बहुत कम होते थे। एक हिंदू का ऑफिस था, स्टेट्समैन था, तो इस किस्म के कुछ गिने चुने मुंबई के बाहर के अखबारों के नुमाइंदे हुआ करते थे। तो हम सब जानते थे एक दूसरे को। आज जब कोई भी ऐसा मामला होता है तो सैकड़ों की गिनती में एक रिपोर्टर दूसरे रिपोर्टर को नहीं जानता, एक फोटोग्राफर दूसरे फोटोग्राफर को नहीं जानता, पुलिस वाले आपको नहीं जानते, आप पुलिस वालों को नहीं जानते। लेकिन हमारे ज़माने में एक अच्छी बात थी कि हम लोकल पुलिस के जो सीनियर थे, जैसे मैंने कहा 32-33 पुलिस स्टेशन थे, उनके सीनियर को जानते थे, इंस्पेक्टर को जानते थे। तो उनके थ्रू आगे जो कांस्टेबल थे उनके साथ राब्ता बना लेते थे। 4-5 जोन थे, उनके DCP को मिलना बहुत आसान होता था। आजकल तो शायद 40 से ज़्यादा DCP मुंबई में हैं, तभी 4-5 जोन थे, 5 जोन नया नया बना था शायद। तो खैर चलते चलते 24 फरवरी का दिन हज़ारों मुस्लिम
हर्ट हुए दुखी हुए कि सलमान रश्दी ने हमारे पैगंबर के बारे में, हमारे धर्म के बारे में क्या कह दिया, प्रोटेस्ट करने निकलते हैं। और उसमें अचानक एक एरिया आता है जिसको मांडवी टेलीफोन एक्सचेंज कहते हैं, मोहम्मद अली रोड और बिजली बाजार के जंक्शन पे। वहाँ पे काफ़ी गर्मा गर्मी होती और टेंशन को देखते हुए उस समय के मुंबई के पुलिस कमिश्नर वासंत सराफ, जो पहले आईबी वगैरह सेंट्रल पोस्टिंग करके आए थे, बहुत बहुत बढ़िया उम्दा इंसान, अच्छे लोग थे उस ज़माने में। तो वो भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऑफिस छोड़ के क्राफर्ड मार्केट पुलिस हेडक्वार्टर से मोहम्मद अली रोड पे आ जाते हैं और अपने अमले फैले के साथ, साथियों के साथ उस मांडवी टेलीफोन एक्सचेंज, जिसकी एक तरफ पूरा बिजनेस रेजिडेंस एरिया, दूसरी तरफ रोड के पुलिस वसाहत भी है, मतलब पुलिस कांस्टेबल्स और ऑफिसर्स के रहने के घर भी हैं। तो एक तरफ पुलिस के लोग रहते हैं, दूसरी तरफ सिविलियन रहते हैं। तो काफ़ी बिजी वो ट्रायंगल किस्म का वो एरिया है। एक रोड मोहम्मद अली रोड को चली जाती है, दूसरी अंदर पाईदुनी जब क्या एरिया पड़ता है वो मार्केट एरिया, बिजनेस एरिया, उस तरफ जाती है। और बीच में कॉर्नर पे ये मांडवी टेलीफोन एक्सचेंज हुआ करता था, जो पूरे एरिया को टेलीफोन की लाइन सप्लाई करता था। तो उसके बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में काफ़ी हजूम था। तो भी कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई सराफ साहब वहाँ अपनी गाड़ी रोकते हैं, लोगों को समझाने बुझाने की बात करते हैं। पूरे उनके ऑफिसर उस एरिया के 1.5-2 किलोमीटर के एरिया में तैनात थे और इनके साथ भी कुछ लिमिटेड थे। और उस ज़माने में मुंबई पुलिस के पास वायरलेस वैन हुआ करती थी, आज की तरह पीसीआर वगैरह वो नहीं हुआ करती थी। एक ही कंट्रोल रूम था और पूरी वैन्स का कंटैक्ट जो सेंट्रल कंट्रोल रूम सीपी ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पे हुआ करता था, वहीं से सबका राब्ता था। आजकल तो हर रीजन का, मुंबई में 2 किस्म की पुलिसिंग होती है, एक रीजन और एक जोन। जोन में डीसीपी होता है, 3-4 डीसीपी को मिला के एक रीजन बनता है। उनका इंचार्ज जो होता है वो एडिशनल सीपी होता है और सब एडिशनल सीपी के ऊपर आजकल एक ज्वाइंट सीपी आ गया और उसके ऊपर सीपी है। ये स्ट्रक्चर था। तो पुरानी किस्म की उनको लोकल भाषा में लोग डब्बा भी कहा करते थे। पुलिस की वायरलेस वैन डब्बा के नाम से मशहूर थी। पुरानी टूटी फूटी होती थी, उनका तो काम तो होता नहीं था। जब कहीं ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती थी तो वहाँ जाके वो पार कर देते थे और उसमें आगे 2-3 कांस्टेबल होते थे, एक ड्राइवर एक ऑफिसर, और पीछे उस वैन में दोनों तरफ बेंच सा बना होता था, बीच में एक टेबल था, उसके ऊपर से एक वो माउथ पीस जो हाथ में लेके आप बोलते हो, बटन दबा के उसका वायरलेस, उसकी वो फ्लेक्सिबल वायर होती थी, वो छत से वैन की लटकी रहती थी। और टेबल पे उनके पास वो एक उनकी डायरी, अपनी रजिस्टर रहता था जिसमें वो इम्पोर्टेंट बातें वायरलेस ऑपरेटर जो है वो नोट करता रहता था। तो बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर मैंने तजर्बे से कुछ बातें सीखी थी कि कभी मामला बहुत बिगड़ जाए, कोई खतरा हो आपको, जहाँ पे आगे आप पुलिस आपको जाने नहीं दे रही, लेकिन अंदर हो क्या रहा है उसकी जानकारी लेने के लिए मैंने एक जो फार्मूला था पूरी ज़िंदगी किसी को नहीं बताया था, आज आपको पहली बार बता रहा हूँ। तो मैं उस एरिया के वैन का जो पुलिस ऑफिसर होता था, सब इंस्पेक्टर इंचार्ज वायरलेस वैन का, उससे पहले बातचीत करते करते रास्ता कायम कर लेता था। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब माहौल गर्म होता था, हमारी एंट्री आगे जाने की बंद हो जाती थी, लेकिन ये इच्छा होती थी जानने की कि अंदर क्या हो रहा है। तो मैं उस ऑफिसर के पास जाके थोड़ा बहाना लगा देता था, ड्रामा कर देता था कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, चक्कर आ रहा है, तो मुझे थोड़ी देर के लिए वैन में बैठने की परमिशन दे दो। तो वो ऑफिसर अपने पीछे जो 2-3 कांस्टेबल होते थे और वायरलेस ऑपरेटर होता था, उनको बोलता था कि इसको बटन दिया, अंदर बैठने दो। तो मैं वहाँ बैठ जाता था आराम से।
उसके दो फायदे होते थे। एक तो आपके जान माल की रक्षा रहती थी कि बाहर कहीं कुछ गड़बड़ हो भी जाए आपके ऊपर हमला नहीं होगा, और दूसरा क्या हो रहा है उसकी पल पल की खबर आपको उस वायरलेस से सुनाई देती थी। उसमें लगातार वार्तालाप सुन सकते थे कि कंट्रोल जो है वो लोकल वायरलेस वैन को बता रहा है आप वहाँ जाइए। वायरलेस वैन अपनी इनपुट्स के हिसाब से कंट्रोल को इन्फॉर्म करती थी कि यहाँ दगड़बाजी हो रही है, मतलब पत्थरबाजी हो रही है, यहाँ लोग जा रहे हैं, यहाँ से पुलिस फोर्स की ज़रूरत है। इधर उधर जो भी इंस्ट्रक्शन पुलिस के अंदर की सब बातें जो वायरलेस वैन, खाली वो वैन नहीं, जितनी भी वायरलेस वैन उस एरिया में होती थी सबकी कंट्रोल रूम के साथ बातचीत आप किसी भी वैन में बैठ के सुन सकते थे। तो ये मेरे पास एक फार्मूला था जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। बड़ी मुश्किल की घड़ी में अंदर की सब बातें मुझे उस वैन में बैठ के मिल जाती थी। खैर आपको बता दिया। तो मैंने उसी समय वो एक वैन वहाँ पे खड़ी थी, शराब साहब पुलिस कमिश्नर मुंबई आते हैं अपनी एम्बेसडर गाड़ी में, उनके साथ उनके गनमैन वगैरह जो थे, टेंशन का माहौल था। अचानक मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ तो मैंने देखा कि आगे जो मांडवी पुलिस एक्सचेंज के साथ वाली रेजिडेंट बिल्डिंग थी वहाँ से ऊपर किसी ने एक पत्थर बड़ा फेंका। मैं तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऊपर देख रहा था कि ये एरिया है क्या। उस एरिया में बहुत कम जाते थे हम लोग। तो अचानक वो जो आपको शायद नहीं पता होगा, बहुत लोगों को महाराष्ट्र के घरों में जो मसाला वगैरह दाल सब्जी बनाने के बनाते हैं हम, प्याज का कांदा का, तो वो गोल पत्थर से उसको रगड़ते हैं, पत्थर की बड़ी सिल के ऊपर रख के, उसको पता नहीं क्या कहते हैं। तो उस किस्म का गोल पत्थर ऊपर से किसी ने, अब फेंकने वाले शरारती को ये पता नहीं वो जो शख्स नीचे रोड पे अपने पुलिस ऑफिसर से जा रहा है वो कोई और नहीं मुंबई का पुलिस कमिश्नर है। जैसे जिसको कहते हैं किस्मत, आउट ऑफ द ब्लू आपको एक मौका मिल जाता है कुछ काम करने का। तो ऐसे ही मैंने ऊपर देखते हुए जब वो देखा तो एक पत्थर गिरता हुआ नज़र आया सेकंड थर्ड फ्लोर से। किसने फेंका कोई शक्ल नज़र नहीं आई। तो मैं अपने आप को बचाने के लिए जैसे भागा, मुझे लगा कि शायद पत्थर मेरे सर पे गिर रहा है, तो मैंने वीके सराफ जो पुलिस कमिश्नर थे उनको धक्का दे दिया, अपनी जान बचाते बचाते कहो या कुछ उनको बचाते हुए। लेकिन वो इतना जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने रिएक्शन क्यों किया, कैसे किया। इम्पल्सिव था, एकदम हालात के मुताबिक मेरा रिएक्शन था। तो जैसे ही मैंने धक्का दिया, सराफ साहब आगे गए, मैं वहाँ रुका और हम दोनों के बीच में वो पत्थर धड़ाम करके गिरा और उसके 2-3 टुकड़े हो गए, इतनी फोर्स से गिरा। अब अंदाज़ा लगाइए अगर वो पत्थर मेरे सर पे लगता या सराफ साहब के सर पे लगता तो क्या हो सकता था। उसके बाद जो भागदड़ मची, जो पुलिस वालों ने लोगों को भगाना शुरू किया, आसपास के सब पुलिसमैन आ गए, वायरलेस से एकदम मैसेज फ्लैश हो गए, तो ऐसा कुछ करके चला। तो मुझे लगा ये मामला काफ़ी बिगड़ रहा है, लोगों का हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया। पुलिस वालों ने एक सेफ दुकान थी एक कोई, उसमें सराफ साहब को बैठाया और बाहर पहरा लगा के। तो मेरा जो हमेशा रहता था, जैसे मैंने बताया कि हालात ख़राब हो रहे हैं, मामला बिगड़ सकता है, बेहतर है कि वायरलेस वैन में जाके बैठ जाए। तो मैं वहाँ से वापस आया और मांडवी पुलिस एक्सचेंज के कॉर्नर पे, टेलीफोन एक्सचेंज के कॉर्नर पे मुंबई पुलिस की नीले रंग की वो वैन खड़ी थी। मैंने अपना जुगाड़ चलाया और वैन में बैठ गया। मेरे बैठते ही वो सब लोग, वायरलेस का मैसेज उनको आया होगा मेरे बैठने के चक्कर में कि पुलिस कमिश्नर पे अटैक हो गया है मांडवी टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर। अब देखिए इतनी जिम्मेदारी के ऑफिसर जिनको वायरलेस पे बैठना चाहिए, वो सबके सब वैन खाली करके पुलिस कमिश्नर साहब को देखने चले गए। और वो जो वो माउथ सेट जो लटक रहा था छत से नीचे, वो कॉयल किस्म की वायर के साथ, उसमें बार बार आ रहा है
वायरलेस, उनका नंबर होता था वायरलेस नंबर, वायरलेस 17 रिस्पॉन्ड, वायरलेस 17 रिस्पॉन्ड। मराठी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, कोई हो तो रिस्पॉन्ड करे। थोड़ी देर के बाद वो सब चुप हो गया। उन्होंने वायरलेस 16 को बोला होगा, वायरलेस 15 से बात कर रहे होंगे। लेकिन ये वैन खाली थी, मैं अकेला उस वैन में बैठा था। तो मैंने हिम्मत करके, मेरे दिमाग में आया इम्पल्स जैसे मैं कहता हूँ, मैंने वो वायरलेस की तार अपने मुंह पे लिया, माउथ से, और वो बटन दबाया और बोलना शुरू कर दिया, किंग कॉलिंग कंट्रोल, किंग कॉलिंग कंट्रोल। मुझे भी पता था कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर का कोड वर्ड वायरलेस में किंग है, और जो ट्रैफिक के चीफ हुआ करते थे उनका कोड वर्ड जो ट्रैफिक का जो अपना जो ट्रैफिक का कंट्रोल के साथ था वो टाइगर था। अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट का चीफ कंट्रोल से बात कर रहा है तो वो कहता था टाइगर कॉलिंग कंट्रोल। तो आगे कंट्रोल ऑफिस वाला अपना नाम बताता था, यस सर, इंस्पेक्टर सो एंड सो, हुक्म सर। तो इस किस्म का, तो मैंने वो, मेरे को मालूम था इतने साल वैन में बैठ बैठ के मैं सब कुछ स्टडी कर चुका था। तो मैंने वो माउथ पीस लिया और बोलना शुरू कर दिया, किंग कॉलिंग कंट्रोल, मतलब मैं मुंबई का पुलिस कमिश्नर बोल रहा हूँ। वो दो एक बार मैंने बोला तो सामने से आवाज़ आ गई, जो ऊपर स्पीकर लगा होता था छत पे, उसमें आवाज़ उसमें आती थी, इसमें बोलने वाला अलग आवाज़ आती, पुराने किस्म का वो नेटवर्क था। तो सामने से आवाज़ आई, इंस्पेक्टर ठाकुर प्लीज़। मुझे आज भी याद है, पूरा नाम भूल गया, कंट्रोल रूम में इंस्पेक्टर ठाकुर इंचार्ज हुआ करते थे। मुझे 99% मुझे याद है कि ठाकुर ही था। तो खैर मैंने कहा, ठाकुर साहब, मुंबई के सराफ साहब के ऊपर अटैक हो गया है, ऊपर से किसी ने पत्थर फेंका, लेकिन लकीली वो बच गए हैं, ठीक हैं, सेफ हैं, लेकिन उनको एक जगह पे बैठाया गया है, भीड़ बहुत इकट्ठी हो रही है, इमीडिएटली फोर्स को यहाँ पे भेजिए, डाइवर्ट कीजिए, फोर्स यहाँ भेजिए और सीपी साहब को यहाँ से निकाल के ले जाइए, इसके पहले कि इतने लोग इकट्ठे हो जाएं कि पुलिस कमिश्नर को निकालना मुश्किल हो जाए। इंस्पेक्टर ठाकुर, इफ माई मेमोरी सर्व मी राइट, बोलते हैं थैंक यू वेरी मच सर, परमार साहब थैंक यू। और उसके बाद मैं वायरलेस पे सुन रहा हूँ, मोबाइल 11, 12, 13, 11, 9, 7, 8, राजकुमार पुलिस स्टेशन, किंग अंडर थ्रेट, जो भी था। और उसके बाद मैंने भी थोड़ी हिम्मत की कि अब बहुत सारे पुलिस वाले आ रहे हैं, तो मैं भी निकल के, जैसे मैं वैन से बाहर निकल रहा था तो 2-3 कांस्टेबल वापस आ गए जिनकी उस वैन में ड्यूटी थी, और उन्होंने अपनी ड्यूटी संभाल ली। मैं निकल के फिर फील्ड में चला गया। तब तक बहुत सारी पुलिस फोर्स आ चुकी थी, SRP की 2-3 बसें भर के आ गई, स्टेट रिजर्व पुलिस की। तो करते करते मैं उनके साथ साथ चलता चलता क्राफोर्ड मार्केट की तरफ पहुंच गए, जहाँ पे SM संगारी और KP रघुवंशी खड़े थे। तो मैंने उनको जाके, वो रोड के ऊपर बंदोबस्त देख रहे थे, उनके दूसरी तरफ रोड के वायरलेस वैन खड़ी थी, जिसमें से जब जिस शोर शराबा हुआ उसमें जब जवान बाहर निकल के अपनी पोजीशन लेने लगे तो एक सिपाही ने जब जंप किया तो वो जो अपनी उनकी राइफल होती है वो नीचे बोनट रखते हैं, तो जैसे जंप किया उसका ट्रिगर दब गया और गोली निकल के और रोड पे लगी। वहाँ पे 3-4 रिपोर्टर खड़े थे उस वैन के पास, जिनमें टाइम्स ऑफ इंडिया का श्रीनिवास लक्ष्मण भी था। आपने RK लक्ष्मण कार्टूनिस्ट का नाम सुना होगा, बहुत फेमस, उनके बेटे श्रीनिवास लक्ष्मण। और वो गोली चलने की आवाज़ सुन के और वो चले देख के श्रीनिवास लक्ष्मण बेहोश हो गया, वहीं रोड पे गिर गया। बड़ी मुश्किल से उसको पुलिस वाले ने उठाया और उसको गाड़ी में डाल के भेजा हॉस्पिटल। तो दोस्तों, इस किस्म की बातें हमारी ज़िंदगी में अक्सर होती रहती। और उसके बाद दूसरे दिन जब वो, खैर वो किस्सा बहुत लंबा है, बहुत समय लगेगा, क्या क्या हुआ मैं शायद आपको सुनाया भी होगा पहले, उसमें कितने लोग मरे, कैसे पुलिस फायरिंग हुआ, कैसे इंक्वायरियाँ हुई, जुडिशल इंक्वायरी हुई, मुझे भी गवाही देनी पड़ी उसमें इंक्वायरी में। लेकिन जो मैं कुछ समय के लिए मुंबई का पुलिस कमिश्नर बन गया
और कंट्रोल रूम को हुक्म दिया आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, वो मेरी ज़िंदगी का शायद बहुत अच्छा लम्हा था, एक बहुत अच्छी प्राइड मोमेंट थी। और दूसरे दिन डीसीपीस की मीटिंग में मिस्टर सराफ ने मुझे थैंक्स भी कहा और मेरी यही गलती माफ़ कर दी कि मैंने पुलिस के तंत्र मंत्र का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि मैंने वो इस्तेमाल पुलिस डिपार्टमेंट के भले के लिए ही किया था। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत